मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले तमाम श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, हाजिर हूँ आज आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। और हमराही धीरे धीरे अपना अर्धशतक बनाने की ओर अग्रसर है। भी आज हम 49वां एपिसोड लेकर के हाजिर हैं और आज का एपिसोड हमेशा की तरह बहुत खास है, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में हम एक नहीं बल्कि पूरा 1 घंटा 2 परिवारों से बात करने वाले हैं। और ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि हम इन दिनों छत्तीसगढ़ की यात्रा पर हैं। और आज छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध त्योहार, जो कि लगभग पूरे भारत में भी मनाया जाता है, हरियाली अमावस्या भी है। तो हरियाली अमावस्या की भी आप सबको शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जो पहली जोड़ी है वो हैं श्री मुकेश जी स्वर्णकार और उनकी धर्मपत्नी जी गायत्री स्वर्णकार। और दूसरे हैं हमारे साथ भूपेंद्र जी और भूपेंद्र जी की श्रीमती जी, भूपेंद्र जी रुक्मणी ढीमर जी। सर रुक्मणी जी, क्या बात है, बहुत बहुत खूब। हम चाहते थे कि इस बहाने जो है आपकी भी आवाज आ जाए। तो जी आप जी चारों का मुकेश जी और गायत्री जी का, भूपेंद्र जी और रुक्मणी जी का रेडियो मधुबन के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। निश्चित रूप से आज बहुत मजा आने वाला है आप दोनों के साथ बात करके, क्योंकि हम पूरी तरह से पहली बार किसी कार्यक्रम में एक साथ 2 परिवारों के साथ बात कर रहे हैं। तो ये हम सबके लिए भी एक बहुत ही खुशी का अवसर है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मुकेश जी, आप हमारे सुनने वालों को कुछ अपने बारे में बताएं। मेरा नाम मुकेश कुमार स्वर्णकार है और मैं शासकीय प्राथमिक शाला हदबंद नंदनवन में पढ़ाता हूँ, सहायक शिक्षक के पद पर। और अभी रहने वाला मैं रायपुर का हूँ और मैं लो विजन हूँ। क्या बात, बहुत खूब। और आपकी श्रीमती जी गायत्री जी भी अगर अपना परिचय दें तो हमारे सुनने वालों को उनके बारे में भी पता चलेगा। जी नमस्ते, मेरा नाम गायत्री स्वर्णकार है। मेरा मैके है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है जी। और आप पूरी तरह से देख सकती हैं, आप दृष्टिवान हैं? हाँ, मैं पूरी तरह से देख सकती हूँ। पैर से हल्का सा विकलांग हूँ मैं भी। अच्छा, पैर से आप भी, मतलब एक तरह से 40% कह सकते हैं आपको तो विकलांगता है। तो चलने फिरने में कोई खास दिक्कत तो होती नहीं होती? कुछ दिक्कत नहीं है। तो फिर तो आप तो थोड़ा 2 व्हीलर वगैरह भी चला लेते होंगे? हाँ, चला लेती हूँ सभी। चलिए, बहुत अच्छी बात। और आपने कहाँ तक शिक्षा अर्जित की है गायत्री जी? मैं 12th प्लस ITI हूँ, कोपा की हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है, आपने कोपा किया है। और हमारे इस कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है एक बार फिर से। भूपेंद्र जी, हमारे सुनने वालों को और तमाम रेडियो मधुबन के श्रोताओं को बताइए जरा आप अपने बारे में भी। जी सर, सबसे पहले तो मैं रेडियो मधुबन और आपको अपने हृदय की गहराइयों से सहृदय साधुवाद ज्ञापित करता हूं सर। मैं भूपेंद्र कुमार ढीमर वर्तमान में गवर्नमेंट हाई स्कूल दादन खेकतरा, ब्लॉक लोरमी, मुंगेली डिस्ट्रिक्ट, जिला छत्तीसगढ़ में इतिहास व्याख्याता के रूप में पदस्थ हूं सर। विगत
16 वर्षों से मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। सर्वप्रथम मेरी नियुक्ति मिडिल स्कूल में हुई थी 2005 में जी। तदुपरांत 11/2016 को जी। पदोन्नत होकर के मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल दादन खेतरा में विगत 5 वर्षों से कार्यरत। जी जी। आप 5 वर्षों से दादर में कार्यरत हैं मतलब? जी, उससे पूर्व 11.5 वर्ष तक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुकली में था सर। अच्छा, गुड जी। गुड। तो ये आपको आंखों की समस्या कब से है भूपेंद्र जी? जी सर, अब टोटली बर्थ ब्लाइंड ना कहा जाए, क्योंकि मेरी लेफ्ट आई से बचपन से मतलब लगभग 14 वर्ष की आयु तक पूर्ण मतलब दिखाई देता था। और जब जन्म लिया तो मेरी राइट आई में थोड़ी प्रॉब्लम थी। मेरी जो आई बॉल है वो छोटी थी, कम दिखाई देता था। जी जी जी। उसके बाद 1992 में मतलब इतना कमजोर हो गया सर कि मुझे पुस्तक पढ़ना मतलब संभव नहीं हो पाया। जी। उसके बाद मैंने नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई बंद कर दी। जी। और उसके बाद 2 वर्षों तक घर में बैठा रहा सर। जी। मुझे तो ये मालूम नहीं था कि दृष्टिबाधित भी पढ़ पाते हैं जी। और क्या कर पाएंगे, अब ये कुछ पता ही नहीं था सर। अच्छा। लेकिन ऊपर वाले की कृपा और आप जैसे एक सज्जन मेरे गांव के भाई का सहयोग मिला। जी। और 2 वर्ष उपरांत 30/9/1994 को ब्लाइंड स्कूल बिलासपुर तिफरा में मेरा एडमिशन हुआ सर। वाह, क्या बात है जी। वो भी बहुत कठिनाइयों के पश्चात सर। अच्छा। क्योंकि जी बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी सर। 3-4 बार तो मैं बिलासपुर गया सर। तो बोलते थे, क्योंकि उस समय मेरी उम्र लगभग 16 वर्ष की हो चुकी थी जी। तो वहाँ के जो मिस्टर ML दुबे सर, वहाँ के सुपरिंटेंडेंट थे, अधीक्षक। जी जी जी। वो अनुपस्थित थे। वो खरगोन में MP के रहने वाले थे। अच्छा। अवकाश पर थे। तो बोले, उन लोगों ने घुमा दिया वहाँ के जो प्रभार पर थे कि भाई जब साहब आएंगे तब आपका एडमिशन लेंगे। जी जी। और जब वो आए तो उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि भाई ये बहुत लेट हो गया है, इसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो फिर मेरे साथ जो गए थे वो सीधे कलेक्टर के पास ले गए सर। अच्छा। हाँ, वो उस समय हर्षमंदर साहब बिलासपुर के कलेक्टर थे, जिलाधीश जी। तो उनके पास जाकर के हमने सारी बातें बताई कि सर ऐसी ऐसी हमारे पास समस्या है और हम यहाँ ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो वहाँ के अधीक्षक मना कर रहे हैं, लेट हो गए हैं, देंगे एडमिशन करके जी, सीट फुल हो गई है, ये सारी बातें सर जी। तो फिर इतने अच्छे कलेक्टर महोदय थे, मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ सर जी। प्रथम तो कहा कि बेटा जाओ, मैं आपकी आंखों का पूरा ट्रीटमेंट कराऊंगा और हॉस्पिटल जाइए बोले। क्या बात है जी। उनके साथ अपनी गाड़ी में अपने नौकर को उन्होंने भेजा सर। तो भेजे तो वहां पर टेस्ट वगैरह किया तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी आई में ऐसी प्रॉब्लम है कि जो मतलब संभव नहीं है इसका ट्रीटमेंट हो पाना बोले। जी जी। पुनः हम जिलाधीश महोदय के पास रिटर्न हुए सर जी। तो उनको सारी बातें हमने बताई। कहा कि बेटा कोई बात नहीं, निराश मत हो जी। और उन्होंने लिख कर कागज दिया सर, जाओ सीट क्या फुल है मैं लिख कर देता हूँ करके लिख कर दिया। फिर 5 अक्टूबर को मेरा एडमिशन हो पाया सर। अच्छा। 5 अक्टूबर जी। मतलब बड़ी संघर्षमय शुरुआत रही आपकी, और जहाँ जीवन है वहां तो संघर्ष है। भूपेंद्र जी, हम चाहेंगे कि आपकी श्रीमती जी भी इस अवसर पर कुछ कहें। जी सर। जी, रुक्मणी जी आपका स्वागत है एक बार फिर से। जी सर। हाँ, ये मेरी श्रीमती रुक्मणी। हाँ, हेलो। हाँ रुक्मणी जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे सुनने वालों को। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम रुक्मणी ढीमर है सर जी। मैं गृहिणी हूँ सर। अच्छा। और मैंने तो किया था सर। हाँ हाँ, लेकिन ये भूपेंद्र जी काहे बता रहे हैं, आप खुद ही बोलिए ना। जी जी। भूपेंद्र जी, आप मतलब जो है वो उनको भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि वो भी बताएं अपने बारे में।
एक्चुअली शी डजंट नो हिंदी सर नहीं, ओनली, नहीं, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो हिंदी समझते हैं, आप हिंदी में ही बताइए। बट शी डजंट नो एक्चुअली। अरे ये कार्यक्रम तो हिंदी में है, आप भी अंग्रेजी काहे बोल रहे हैं भूपेंद्र जी? जी सर। आप तो हिंदी बोलिए भाई। जी सर। ये कार्यक्रम तो हिंदी में ही है। हमारे ठीक है। रेडियो मधुबन के श्रोता जी जो है वो हिंदी समझते हैं, तो उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती है क्या? हाँ, थोड़े गांव में अब रही है ना सर, तो ज्यादा हिंदी में मतलब बोलने में थोड़ी परेशानी होती है और ज्यादा हिंदी में इतनी बातें नहीं हो पाती सर। तो फिर वो अपने बारे में तो मतलब आपके विवाह के बारे में भी कुछ नहीं बता पाएंगी क्या? ये बताइए। टूटी फूटी भाषा में बोलेगी सर जरूर। चलिए, तो आप उनको थोड़ा गाइड कीजिए, और जितने हम मुकेश जी से बात करते हैं। मुकेश जी, काफी इंतजार करवा दिया आपको, लेकिन इस बीच में मैं एक बार हमारे श्रोताओं को बता दूं कि आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। कार्यक्रम का नाम है राही, जो कि हर रविवार शाम को 5 से 6 बजे तक ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और आज हमारे मेहमान जो हैं वो एक साथ 2 परिवार हैं, और वो दोनों ही छत्तीसगढ़ से हैं, मुकेश जी और गायत्री जी, और भूपेंद्र जी और रुक्मणी जी। जहां पर रुक्मणी जी को कुछ असुविधा हो रही है अपनी बात कहने में, लेकिन भूपेंद्र जी ने अपनी बात अच्छी तरह से रखी है। बहरहाल दूर दराज ग्रामीण अंचल में इस तरह की परिस्थितियां हो जाया करती हैं। तो मुकेश जी, आप कभी स्पेशल स्कूल में पढ़े हैं या नहीं? सर, अब मैं अपनी कथा बताता हूँ जन्म की, कि जब मेरा जन्म हुआ, शॉर्ट में बताइए, थोड़ा संक्षेप। तो जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरी मम्मी बताती है कि आपके पिताजी ने आपको कचरे में फेंक दिया था, ऐसा करके, क्योंकि वो लोग ये समझते थे कि अंधा होना बेकार है, ऐसा करके। अच्छा। फिर उसके बाद मैं अपने चाचा के पास आ गया बिलासपुर पढ़ने के लिए, और उन्होंने मुझे खपरगंज, जो कि बिलासपुर में था, जूनी लाइन में, वहां मुझे भर्ती किया। और उसके बाद कुछ दिनों बाद खपरगंज स्कूल जो है तिपरा में ट्रांसफर हो गया, तो वहां मैंने 1ली से 5वीं तक की पढ़ाई की। और उसके बाद 6वीं से 8वीं, जो कि मैं रायपुर में रहता था, तो वहां मैंने घर से आना जाना किया, रिक्शे में आता जाता था। और 9वीं से 12वीं पढ़ने के लिए मैं ब्लाइंड स्कूल जबलपुर गया था। इस तरह से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, और ब्रेल लिपि में हम लोग पढ़ाई करते थे। वो तो ठीक बात है, वो तो ठीक है, आप ब्रेल लिपि आपने पढ़ी है, अच्छी बात है। तो ये बताइए कि फिर पापा ने कभी अपनाया या नहीं अपनाया आपको? पिताजी ने आपके बाद में अपना लिया। ओके जी। अब तो लो विजन थे तो भी इतनी दिक्कत आई आपको? अरे तो उस समय नहीं था, उस समय बिल्कुल भी नहीं दिखता था मेरे को। तो फिर कैसे दिखने लगा? वो क्या है, डॉक्टर सुषमा वर्मा के यहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ डीके हॉस्पिटल में। तो सुषमा वर्मा जी ने थोड़ी बहुत रोशनी ले आई आंख के, बाएं आंख की। अच्छा जी। अच्छा, तो अब आपको बाईं आंख से दिखाई देता है? हाँ, दिखाई देता है। मतलब ये तो, हाँ बताइए। मतलब इतना कि जैसे कलर वगैरह मैं पहचान सकता हूँ, और अक्षरों को मैं पढ़ नहीं पाता है। चलिए, तो अब आते हैं आपके विवाह की कहानी पर। कैसे गायत्री जी से मिलना हुआ आपका? दरअसल क्या हुआ कि हमारे समाज में, स्वर्णकाल समाज में पुस्तक छपता था, पत्रिका। तो पत्रिका में क्या है, मेरी मम्मी ने नाम देखा इनका, और बोली कि इनसे बात करे क्या? तो मैं बोला हाँ, बात करो ऐसे करके। फिर मेरे घर वालों ने इनके घर वालों से कांटेक्ट किया, और फिर इनके जो भैया है, शशि भैया, वो जो है आए, और मेरे साढ़ू जी आए, पवन सोनी जी, और वो शशि भैया ने मेरा टेस्ट लिया। अच्छा, टेस्ट लिया, इसीलिए हंसी आ रही है आपको? जी जी जी। वो एक कागज को दिखाए और बोले कि ये कितने का नोट है, ऐसा करके। मैं बोला ये तो नोट नहीं है भैया, ये कागज है, ऐसा करके। ये कितनी उंगली है, ऐसा करके पूछे। तो मैं बोला बताया जितनी भी उंगली थी। फिर उसका पूछा मैं कौन से कलर का शर्ट पहना हूँ। तो उस समय सफेद कलर का शर्ट पहन के आए।
तो मैं उनको भी बताया ऐसा। लेकिन हमारे श्रोता ये सोच रहे हैं मुकेश जी कि आपने ये नहीं बताया था कि आप ब्लाइंड हैं। नहीं तो वो जो है मैं उन लोग को बता दिया था, फिर ये बात काहे? लेकिन कुछ परसेंट दिखता है करके बोला था सर। ले नहीं तो फिर कलर वलर की तो कोई बात ही नहीं आई ना। बात ये तो बात होनी नहीं चाहिए थी, और आपको वहीं पे रोक देना चाहिए था कि भाई हमारा टेस्ट वेस्ट मत लीजिए, टीचर तो हम हैं। आप कहते कि टीचर तो हम हैं। हाँ, लेकिन वो क्या देखना चाहते थे कि कितना देख सकता है ऐसा करके। अच्छा, मतलब तुलना करके अगर आप पूरी तरह से दृष्टिबाधित होते तो फिर गायत्री जी नहीं मिलती आपको यूं? नहीं, शायद मिलती है। नहीं, लेकिन अभी लग रहा है कि शायद मुश्किल भी हो सकती थी। हो सकती थी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ऐसे ही बस तुक्का मारा और वो सही निकल गया, व्हाइट है और ये है और वो है, ऐसा तो नहीं कहीं? नहीं, वो क्या है, मैं देख के ही बोला था। अच्छा, देख के ही बोले थे। फिर उन्होंने क्या कहा, पास हो गए? हाँ, फिर उसके बाद पास हो गया। फिर उनके बाद क्या हुआ, हम लोग इनके घर गए। तो फिर मैं पहले इनसे पूछा, गायत्री जी से, कि आप मुझसे शादी करेंगी क्या, ऐसा करके। तो ये बोली कि मेरे भैया भाभी बताएंगे सर। तो इनके भैया भाभी से पूछा तो बोले आप पास हो गए हो, जाओ अगली कक्षा में बैठो करके बोले। अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात है। फिर कक्षा में तुरंत बैठ गए या बाद में बैठे? नहीं, बाद में। पहले 4 तारीख को हम लोग की सगाई हुई। जी 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 जी। अच्छा, हाँ, 4 तारीख को जो है नारियल वगैरह फूटा। और उसके बाद कौन से सन की बात है ये 2018 की ही बात है सर। अच्छा, अभी तो मतलब मामला ज्यादा पुराना नहीं है आपका जी। 3 ही साल हुए हैं शादी को? हाँ, 3 ही साल हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब गायत्री जी की किसी तरह की परीक्षा आपने नहीं ली? नहीं, मैंने नहीं ली, जरूरत ही नहीं थी। और आपके माता पिता और इनके माता पिता, बाकी सब लोग राजी थे मतलब? हाँ, अभी इनके माता नहीं है, पिताजी हैं। अच्छा। और भाई बहन भी इनके नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो ये क्या सब कुछ अपने शशि भैया के ऊपर छोड़ दीजिए। तो कहीं मुकेश जी और भी कोशिश किए थे या बस यही एक पहला रिश्ता आप लोगों ने देखा और वहीं पर ही काम हो गया आपका? नहीं, मैं बहुत जगह कोशिश किया था, लेकिन वो थोड़ी सी कहानी बताइए कि कहाँ कोशिश की और उसका क्या परिणाम रहा? देखिए, मेरे घर वाले एक तो चापा में कोशिश किए थे, एक नम्रता नाम की लड़की थी, उसके यहाँ गए थे। तो वो लोग क्या बोले, कुछ दिन बाद बताएंगे, फिर उन्होंने बताया ही नहीं। और इससे पहले एक राजनांदगांव में कोई किरण सोनी है, उसके यहाँ से एक रिश्ता आया था। वो लोग दहेज में 5 लाख रुपए देने को ही तैयार थे, लेकिन मुझे मंजूर नहीं था क्योंकि वो लड़की मेरे से 2 साल बड़ी। अच्छा। तो ये सभी साइटेड थे? जी। ब्लाइंड से कहीं बातचीत नहीं चली आपकी? हाँ, ब्लाइंड नहीं चली। अच्छा, कोई मन में विचार भी नहीं था ऐसा कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मतलब अपने जैसे व्यक्ति से विवाह करना चाहिए या साइटेड से करना चाहिए? नहीं, तो मेरे घर वाले बोलते थे कि नॉर्मल से ही करेंगे ऐसा करके। अच्छा, तो ब्लाइंड आपने समझाया नहीं कि ब्लाइंड भी नॉर्मल होती है भाई? अरे मैंने बहुत कहा, लेकिन उन लोग सिर्फ ये थे कि अगर नॉर्मल मिलेगी तो कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये जरूरत है। अच्छा। तो वो भी बताइए। वो भी कास्ट में ही ऐसा कर। अच्छा, ऐसा। तो गायत्री जी जी बोलिए। तो आपने भी कोई टेस्ट लिया था मुकेश जी का कि नहीं, जरूरत नहीं पड़ी? जरूरत नहीं पड़ी है सर। अच्छा, भैया नहीं ले लिया, शशि भैया नहीं? हाँ, वो मेरे बड़े पिताजी के लड़के हैं, वो उन्हीं के ऊपर मैं डिपेंडेंट थी सब। अच्छा। तो मुकेश जी से मिलने से पहले आपका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा था? मतलब जो आपने अपने समाज की उसमें पुस्तिका वगैरह में दिया, तो मैं नहीं करना चाहती थी सर। विवाह नहीं चाहते थे? क्यों नहीं चाहते थे? मैं जॉब करना चाहती थी और मेरा जॉब मैं कर भी रही थी, जॉब छोड़ के रिजाइन करके आई हूँ शादी की। अच्छा, तो कहाँ जॉब कर रहे थे आप? मेरे मैके में ही कर रही थी। नहीं, मतलब किसी स्कूल में कर रहे थे? हाँ, स्कूल में। पहले तो मैं तहसील ऑफिस में थी जी, 3-4 साल तहसील ऑफिस में काम की। उसके बाद आंगनबाड़ी में परमानेंट जॉब लग गया, तो वहाँ पर कार्य करता था।
अच्छा गायत्री जी, आपको भी थोड़ी सी पैर में परेशानी है आपने बताया। जी 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 जी। तो आपके परिवार में या गांव में, समाज में आपको लेकर के क्या सोच थी, मतलब कि आप कुछ कर पाएंगे आगे भविष्य में कि नहीं कर पाएंगे? किसी को मेरे ऊपर कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी उतने सक्षम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने माँ को आज तक देखा ही नहीं है, समझिए। ओह, अच्छा 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 अच्छा। मेरी माँ मेरे जन्म के बाद ही खत्म हो गई थी, तो मैं उनका चेहरा ही मेरे को याद नहीं है, उनकी फोटो भी मेरे पास नहीं है। ओह अच्छा, जी 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 जी। तो माँ का प्यार क्या होता है ये तो मैंने नहीं जाना है। जो मेरी बड़ी माँ थी वो मेरे को पाली है पूरा। अच्छा, ये भी। और जो मेरे बड़े भैया, मेरे बड़े पिताजी के थे, वो मेरा पूरा ध्यान रखते थे ये जी, और अभी तक रखते हैं। वो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने ही सबने आपकी पढ़ाई वगैरह में मदद की और फिर आपने जॉब भी किया। हाँ, मैं ना आगे इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मैं अगर 12वीं के बाद ही कुछ जॉब लग जाए, अच्छा घर परिवार सबको मेरा अपना संभाल डालूं, मैं ये सोचकर आगे और पढ़ाई नहीं की। नहीं तो और करना चाहती थी और अच्छे से जॉब करना चाहती थी। तो गायत्री जी, कभी भैया वगैरह ने भी कहा कि यार तुम तो थोड़ा सा पैर में तुम्हारे प्रॉब्लम है, पता नहीं तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? नहीं, वो बोलते थे तू अपने पैर में खड़े हो। मैं तो चलने नहीं पाती थी सर शुरू में। अच्छा। मैं अपने निराश थी। फिर मेरे भैया मेरे को मैंने कि आदमी जो बोलता है ना कि माँ बाप जब डांटे तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, वो आपके बढ़ावे के लिए डांट रहे बोलते हैं ना, वो मेरे को डांटते थे, चिल्लाते थे। मैं गुस्सा होती थी और गुस्सा में मैं चलना चालू की। अच्छा। कि ये बोलते हैं कि इस काम को तू नहीं कर पाएगी। तो मैं बोली क्यों नहीं कर पाऊंगी, इस काम को मैं कर सकती हूँ, और उस काम को मैं करके दिखाती थी। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने वाकई में कि अगर हमारे बड़े कुछ कहते हैं तो उसका हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, निश्चित रूप से। फिर उस समय मेरे को जरूर बुरा लगता था कि ये मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उस काम को जब मैं कर लेती थी ना तो मेरे को खुशी होती थी। जी, तो आप दोनों की कहानी लगभग देखिए मिलती जुलती है, और इसीलिए आप दोनों जीवन साथी भी कहीं ना कहीं ईश्वर ने आप दोनों को बनाया है। कि मुकेश जी भी पहले पूरी तरह से देख नहीं सकते थे, आप चल नहीं पाती थी, धीरे धीरे आप चलने लगी और वो धीरे धीरे थोड़ा देखने लगे। वाह, क्या बात है। और ऐसा कोई काम नहीं है जिसको मैं नहीं कर पाती हूँ मेरे पैर की वजह से। ऐसा हर चीज है जो मैं इसको सब चीज कर सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है ये। दीवार चढ़ना हो गया, पेड़ चढ़ना हो गया, हर चीज कर लेती। तो शादी के बाद नौकरी के बारे में नहीं सोचा आपने गायत्री जी? नहीं, मेरे ध्यान इनके ऊपर था कि मैं इनको संभालना है। ये तो नौकरी कर रहे हैं, इनकी देख रेख मेरी पहली जिम्मेदारी है। ये बात सही है, बिल्कुल। दोनों की एक दूसरे के प्रति ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उसके बाद अगर लगता है उस बीच में, ये मेरे को शुरू से बोले कि तू जॉब कर, लेकिन मेरी सास जो है वो नहीं चाहती थी, इसीलिए मेरे को रिजाइन करवाई मेरे जॉब। अच्छा। शादी से पहले तू रिजाइन कर, उसके बाद शादी होगा तेरा। अच्छा अच्छा। तो बाकी लोग जो हैं आपके परिवार के, मुकेश जी के अलावा, उन सब के साथ कैसा आपका तालमेल है? मतलब आपके सास हो गए, आपके और परिवार के लोग हो गए, उन सब के साथ आपका कैसा है? मतलब रिश्ता अच्छा है कि कोई दिक्कत होती है, कभी कुछ खटपट होती है? हम लोग अभी फिलहाल अलग रहते हैं सर। खटपट अच्छा, इसलिए खटपट तो जो होनी वो मुकेश जी से ही होती है फिर, है? जी जी। तो होती है कभी खटपट? नहीं, इनसे तो वैसे नहीं होती कभी। कुछ कभी होता होगा कि आप कुछ चाहते होंगे, वो ये मना कर देते होंगे, तो गड़बड़ हो जाती होगी। आज तक तो फिलहाल मेरे को कुछ चीज के लिए मना नहीं की है, क्योंकि मैं कुछ चीज भी करती हूँ तो उनके बारे में हर चीज को पूरे समझा देती हूँ कि इसको कर रही हूँ तो इसके पीछे ये रीजन है करने का। हाँ। अच्छा गायत्री जी, एक बात बताइए मुझे, आपके घर के जो निर्णय है, जो डिसीजन है, वो कौन लेता है? मेरे को लेना पड़ता है सर। यही हम जानना चाह रहे थे कि निर्णय जो है वो आप लेती हैं, ऐसा क्यों? वो हर चीज में हाँ बोल देते हैं, जबकि मैं उनको पूछती हूँ आपकी सलाह क्या है, तो वो बोलते हैं कि मेरे को तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। मतलब पूरा सरेंडर, पूरा छोड़ रखा है मुकेश जी ने, पूरा समर्पित कर रखा है आपको। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई निर्णय गलत ले लिया और मुकेश जी को अच्छा नहीं लगा हो? हाँ, हुआ है वैसे। हुआ है? ओहो, फिर क्या हुआ? उसके बाद में गड़बड़ तो नहीं हुई ज्यादा? नहीं, मैं उस बात को फिर संभाल ली। जो भी मेरा, मैंने कि कुछ पैसा फंसाए थे हम लोग प्लॉट के लिए, तो हम लोग का डूब गया था, और वो बिल्कुल भी नहीं दूंगा बोल दिया। अच्छा।
अब मैं इनकी मर्जी से इनको पूछ के ही की थी, तो ये बोले कि तू ऐसे की वैसे की। मैं बोली आपसे पूछी थी यार, आपने हाँ बोला था तब मैं दी हूँ। मैं बोली अब इसके बाद मैं उनको फोर्स की, देखिए हम लोग की स्थिति ऐसी है, अब ऐसे करेंगे तो कैसा होगा। तो वो धीरे धीरे करके दिए, लेकिन दिए। अच्छा, चलो हो गया ना काम कुल ना करके। हाँ, तो अच्छा, वही गायत्री जी एक बात बताइए, मुकेश जी अगर ये कहें कि आप सारे फैसले मैं लूंगा, हाँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप क्या कहेंगे? आप मना करेंगे या आप कहेंगे नहीं ठीक है? मैं तो शुरू से बोलती हूँ आप लिया करो, आप जैसे बोलोगे वैसे होगा बोलती हूँ। क्या बात है, वाह, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब दोनों का एक दूसरे पर पूरा विश्वास है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब कुल मिलाकर के जीवन सब ठीक चल रहा है आप दोनों का? हाँ सर, बहुत अच्छे से। बहुत अच्छी बात है। मुकेश जी जी, कोई शिकायत तो नहीं गायत्री जी से? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं। आज बोल दीजिए कार्यक्रम में, कुछ नहीं कहेंगे आप? नहीं, कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं है। अभी आप दोनों अकेले रहते हैं ना? हाँ, हम दोनों अकेले रहते हैं। और कोई है बच्चे वगैरह कोई फैमिली में? नहीं, फैमिली में भी नहीं है, अभी बच्चे नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मतलब जो है, ईश्वर आपकी सारी मुरादें पूरी करे, यही हम चाहेंगे। आपकी जो जॉब है जहाँ पर जी, वहाँ कैसा माहौल है? वहाँ क्या लोग समझते हैं आपके बारे में, आपके दिव्यांगता के बारे में? अरे लोग बहुत कम समझते हैं। स्टाफ तो खैर जो है मतलब अच्छा समझते हैं, मेरे सहयोग भी करते हैं। लेकिन जो गांव वाले हैं वो कुछ कुछ बोल देते हैं इससे। अच्छा, जैसे क्या बोलते हैं? अब जैसे 2 दिन पहले की बात है, मैं पैदल आ रहा था तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या पूछता है, देख तो अंधवा सा रह जात है का, ऐसा करके वो। अब ये तो सामान्य मतलब है माहौल, लेकिन आप लोगों को उसके लिए जो है वो प्रयास करना चाहिए, लोगों को जागरूकता के लिए, लोगों की। जी, है कि नहीं? जी। तो कहीं जाते हैं कार्यक्रमों में आप लोग दोनों साथ साथ? जी हाँ, हम लोग सब कार्यक्रम में जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर घर उद्घाटन हुआ हमारे घर के जस्ट सामने में। अच्छा। तो पार्टी हुई थी तो हम लोग दोनों साथ साथ गए थे। अच्छा, तो वहाँ लोगों का कुछ अलग रवैया रहता है आप दोनों को देख करके? नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य सी बात है मतलब अब? हाँ, सामान्य सी बात। तो ससुराल में आना जाना हो पाता है? हाँ, होता है। होता है, वहाँ भी सब ठीक है, सम्मान वगैरह पूरा है आपको? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप चाहते थे कि गायत्री जी नौकरी करें? हाँ, मैं चाहता था कि ये नौकरी करे, और अभी भी चाहता हूँ, ताकि थोड़ी आर्थिक समस्याएं कम हो जाए। हैं? हाँ, कम हो जाए। अच्छा, फिर आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी फिर? मेरी समस्या? हाँ, नहीं तो मैं तो क्या है, मैं तो जॉब पर तो हूँ। हाँ, एक बात बताइए, गायत्री जी जॉब करके अगर थकी हारी आएंगी जी, और वो उनका भी मन करेगा कि उनकी कोई सेवा करे, कुछ बना के खिलाए। हाँ, तो मैं खाना वाना बना लेता हूँ। आप बना लेते हैं? वाह। जी, चाय भी बना लेता हूँ। चाय तो ठीक है, खाना वाना बनाते हैं कि नहीं? बिल्कुल, कभी आइए हमारे घर, हम आपको भी खिलाएंगे। हाँ, क्या बात है। अभी कभी खिलाया आपने गायत्री जी को? जी सर, हम लोग को अभी थोड़ा दिन पहले कोरोना हुआ। अच्छा, ओहो। जिसमें बहुत ज्यादा कोरोना का त्योहार जैसे चल रहा था सर। हाँ, उसी समय क्या मेरे को पहले हुआ। अच्छा। तो ये मेरी बहुत सेवा की है। इनको क्या है, मैं चाय बनाना, चावल चढ़ाना, ये सब सिखा देती। सब्जी को क्या है, ऐसे ही आप कुछ भी ऐसे कर सकते हैं एडजस्ट बोली, लेकिन चावल अगर दाल सीख जाएंगे तो आपका काम चल सकता है। जी। मैंने कुकर में सिखा दिया था, गैस चालू करना है, ऐसे जलाना है, इतना सीटी आने से बंद करना है। तो उससे मेरी बहुत हेल्प हो गई है। ये मेरे को बना के खिला देते थे। ओहो, मतलब एक तरह से कोरोना की वजह से मुकेश जी को सिखा दिया। और बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, जब घर में जो 2 लोग हैं और 2 में से एक को कोरोना हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाए। हाँ, मेरे जैसे ही मैं ठीक हुई हूँ, उसके सुबह ठीक हुई हूँ, शाम को इनका तबीयत खराब। ओहो, अच्छा। मैंने कि मैं 15 दिन पड़ी थी खाट में, 15 दिन ये। अच्छा। बाप रे बाप। चलिए, लेकिन एक दूसरे का दोनों ने पूरा ध्यान रखा आप लोगों ने, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। और यही है, कोरोना हो या कुछ भी हो,
हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, किसी को भी हौसला रखना चाहिए जीने का, नहीं? हाँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं बच पाऊंगा भी कि नहीं ऐसा करके, फिर इन्होंने कहा नहीं। ऐसी निराशाजनक बातें तो सोचनी ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं सोचनी चाहिए श्रोताओं। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही रेडियो मधुबन 90.4 FM पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे मुकेश जी और गायत्री जी से। आपने सुना, काफी इंटरेस्टिंग बातचीत रही इन लोगों से। उन्होंने अपनी शिक्षा के बारे में, अपने समाज के बारे में, समाज के दिव्यांगों के प्रति रवैये के बारे में और आपसी तालमेल के बारे में सब कुछ खुल करके बताया। तो मुझे लगता है थोड़ी बातचीत यहाँ पर अब भूपेंद्र जी से भी हो जाए। तो भूपेंद्र जी सर, आप क्या सोचते हैं समाज को लेके, परिवार को लेकर के, हमारे विवाह के बारे में खास करके, कि क्या सब कुछ आसानी से हो जाता है एक दृष्टिबाधित व्यक्ति का काम, या फिर वही जो सबके साथ होता है, ज्यादातर के साथ होता है कि बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलें आती है? सर, ये मतलब 50-50 हम मान सकते हैं दोनों को सर। कई लोग, जी सर, क्योंकि कुछ लोगों का विवाह तो आसानी से हो जाता है। एक तो ये बात कही गई है ना सर कि जन्म विवाह मरण गति सोई, और जहां जस लिखा तहां तस होई। तो ये तो आपने भी अनुभव किया होगा सर कि नॉर्मल पर्सन भी ऐसे हमारे बीच में हैं, नॉर्मल पर्सन, सामान्य व्यक्ति जिनकी 32, 35, 40 की भी उम्र हो गई है और अभी तक शादी नहीं हो पाई है। तो हम ये कहना हमको मतलब उचित नहीं है कि हमारे दृष्टिबाधितों के साथ भी कुछ ज्यादा अन्याय होता है। ठीक बात है जी। हाँ सर, क्योंकि ये अभी मैं फिलहाल वर्तमान जो परिवेश में देख रहे हैं, कुछ ही 2-4 ही हमारे दृष्टिबाधित भाई हमारे समाज में, विशेषकर अपने छत्तीसगढ़ में, अपने साथ जो पढ़े लिखे हैं उनमें से 2-4 ही लोगों को हमने देखा है जिनकी शादी नहीं हो पाई है। और बल्कि सामान्य जो समाज में कहा जाए, सामान्य व्यक्तियों में तो आजकल बहुत लोगों की शादी नहीं हो पा रही है सर, नॉर्मल लड़की हो चाहे लड़के हो। हाँ सर। और हमारे जी सवाल ये उठता है ना भूपेंद्र जी कि विवाह हो तो जाता है, नहीं होता है वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन हम लोगों का काम थोड़ा हमारी विकलांगता की वजह से मुश्किल बना दिया जाता है, ये है मुद्दा। हाँ, ये बात सही है सर कि आप हर व्यक्ति तैयार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सभी यही सोचते हैं कि अरे इनको दिखाई नहीं देता, ये क्या कर पाएंगे। कई लोगों के सामने बातें आती हैं कि गाड़ी चलाने वाली बात, आप गाड़ी चला नहीं पाते, मेरी बेटी को कैसे घुमाएंगे, यहाँ वहाँ कैसे जाओगे। ये वास्तव में है, ये तो है, खैर समस्या, ऐसी बात नहीं है। अब बताइए जरा, आप अपनी कहानी बताइए हमारे सुनने वालों को। हालांकि मेरी भी शादी सर कहा जाए, मतलब अभी जो रुक्मणी जी से जो शादी हुई उससे पूर्व और रिश्ते हमारे भैया लोग ढूंढ रहे थे, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो आपने अभी जो बात कही, तो 1-2 जगह ये उन लोगों ने बोला कि नहीं भाई वो नहीं दिखाई देता, तो जबकि मैं जॉब कर रहा था ऑलरेडी। तो कहीं न कहीं ये तो है वास्तव में समाज में कि हम चाहे कितने भी बड़े उसमें चले जाएं, लेकिन ये हमारी जो दृष्टिबाधिता है कहा जाए, नेत्रहीनता, ये बाधा तो आती है सर। और इसके लिए समाज को अभी बहुत कुछ जागरूक करने की जरूरत है सर, विशेषकर विवाह के मामले में। वही मुद्दा वही है, जॉब वॉब तो आजकल लग जा रही है। हाँ, यहीं पे उल्टा है, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति पान की दुकान भी कर रहा होगा, हाँ, और वो साइटेड है, तो उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं इस बात को कई बार ना सर, ट्रेन में या कहीं आने जाने या समाज में या ऑफिस में हम बैठे रहते हैं ना सर, तो मैं ये बोलता हूँ कि बताइए आज हम दृष्टिबाधित हैं तो क्या होता है ना भाई। आज उनसे तो बेहतर हैं कि जो दोनों टाइम दारू पी करके, शराब पीकर आ रहे हैं और पर पत्नी को काम पे खेत खलिहान पे भेज रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। हाँ सर, दोनों टाइम मारपीट कर रहे हैं। उसके बावजूद ऐसे व्यक्ति को देने के लिए लोग अपनी बेटी को तैयार हो जाते हैं, और हम जैसे इतने घर में बैठा करके खिलाएंगे पिलाएंगे, ऐशो आराम हर सुख सुविधा देंगे,
तो शर्म आनी चाहिए समाज के लोगों को ऐसे। यही मुद्दा है भूपेंद्र जी कि भाई कम से कम अपनी बेटी को आप अगर कहीं पर दे रहे हैं, अगर आप मानते हैं उसको कि भाई बेटी को हम विदा कर रहे हैं या जो भी है पुरानी जो मान्यताएं हैं, कम से कम विवेक से तो सोचिए भाई कहाँ दें हम अपनी बेटी को, और किसी की दिव्यांगता के आधार पर अंतर करना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक उचित है। अभी 1 साल पहले एक मेरे स्टाफ में सर ऐसी चर्चा चल रही थी, तो उनकी लड़की अस्थिबाधित है और वो बहुत दिनों से लगभग 30 साल की उम्र हो चुकी है समझ लीजिए। उनकी शादी नहीं हो रही थी, कई अपने समाज में ढूंढ रहे थे, तो वो मैं ब्लाइंड से बोला था ना सर, एक ब्लाइंड है सर, आपके समाज के हैं वो, तो वो तैयार हो चुके थे सर, तैयार हो चुके थे, लेकिन कहीं न कहीं क्या पता मतलब वो फिर लास्ट में अपने समाज में ही और दूसरे मतलब अस्थिबाधित से उन्होंने कर दी शादी सर। और जबकि जिसके बारे में मैं बता रहा था वो लड़का उनके समाज का था और जॉब कर रहा था, उनसे नहीं की शादी। तो कहीं न कहीं कुल मिला के दृष्टिबाधित हमारे वैवाहिक जीवन के लिए कारण तो है सर, विवाह के लिए। अच्छा, आपकी कहानी मैंने कहा कि जरा रुक्मणी जी से मिलना कैसे हुआ और आप विवाह कैसे कर पाए, थोड़ा सा ये हमारे श्रोताओं को बताइए। इनसे सर ये एक्चुअली ये जो है समझिए मेरे बड़े भाई की साली भी है ना, वो हमारे घर में उनका आना जाना मतलब पहले से था, अपनी मतलब बहन के बेटे वगैरह को बच्चों देखने के लिए, रखने के लिए, रखवाली के लिए वो लोग लाए हुए थे, तो अब उनसे हमारा परिचय पहले से था और हमारी दोनों की पसंद थी समझ लीजिए सर, है ना। हाँ, तो हमारे दोनों के बीच में तो किसी प्रकार का कोई वो नहीं हुआ, वो भी राजी पूरी तरह से पहले से थी, मैं भी था, तो हम दोनों के बीच में शादी में कोई प्रकार का वो नहीं आया। इनसे पहले जो रिश्ते और जो कर रहे थे उन परिवार वालों ने बोल दिया था कि हम नहीं करेंगे करके, लेकिन इनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और जा करके 2006 को अपना विवाह हो गया था सर। क्या बात है, वाह, 6 का आंकड़ा मतलब जो है बड़ा ही जबरदस्त है आपके लिए। 6 जी सर जी, वाह, बहुत खूब। तो कुल मिलाकर के आप दोनों भाई और आप ये दोनों बहनें आपके घर में हैं, आप लोग हैं? जी सर। हाँ सर। तो आपके यहाँ ऐसा चलता है, क्योंकि अभी पहले एक मेहमान हमारे राजेंद्र बेहरा जी जो आए थे, वहां भी कुछ ऐसा ही था मामला। जी। इसका मतलब जो है ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको इस तरह की मुश्किल कहना चाहिए। एक बात बताइए, जब आपके घर में ये सुविधा उपलब्ध थी जी, तो फिर इधर उधर रिश्ते देखने की बात क्यों आई? नहीं, तो उससे पहले क्या है, कुछ भाई लोग, 1-2 भाई हमारे मतलब और मतलब कहते थे कि भाई, मेरे मन में था जरूर, लेकिन भाई सबको देखना पड़ता है ना सर, परिवार समाज परिवार में, तो भाई लोग मतलब कहते थे कि कहीं दूसरी जगह और हो जाए तो ठीक है, एक ही घर परिवार से मतलब नहीं, उचित नहीं है ऐसा टाइप, मतलब अब सबकी थिंकिंग अलग होती है ना सर। तो इसलिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन संभव नहीं हो पाया और आखिर में वही है जहां होना होता है सर, वह ना विधि का विधान है, वही होता है। एक बात बताइए भूपेंद्र जी कि हम अभी बात कर रहे थे समाज की और विवाह को लेकर के जो समस्याएं आती है, अभी आपके केस में अगर देखें, मान लीजिए आपके ही मामले में हम देखें, कहीं ना कहीं आपके मन में ये तो रहा ही होगा, हर एक के मन में होता है यार, मेरी जो होने वाली पत्नी हो वो थोड़ी पढ़ी लिखी हो, मेरे लिए कुछ, मैं खुद दृष्टिबाधित हूँ, तो कुछ पढ़ दे, मेरा कुछ छोटा मोटा जो ऑफिस का काम है वो कर दे। तो अब कहीं ना कहीं आप निश्चित रूप से रुक्मणी जी के साथ बहुत खुश हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी ये समझौता तो करना पड़ा ना? नहीं, करना पड़ा है, बिल्कुल करना पड़ा है, बिल्कुल सही। कभी कभी ये बात आ जाती है, जो आपने ये बात कही ना सर, तो थोड़ी पढ़ी लिखी और जो ऑफिस के कुछ काम में या लिखा पढ़ी के काम में, इसमें मदद लायक होनी चाहिए वाइफ को, है ना, ये सोच तो थी सर, पहले भी थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन समझौता मुझे भी करना पड़ा है सर, बिल्कुल सही बोला आपने सर। क्योंकि अब देखिए, अगर आपको पता होता कि आप किसी दृष्टिबाधित से विवाह कर रहे हैं, तब तो आपको पता है कि भाई मुझे किसी न किसी को रखना ही पड़ेगा, है ना, वहां तो आपको पता है आपके लिए भी रखना पड़ेगा और उनके लिए भी आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी।
लेकिन अगर आप विवाह किसी दृष्टिवान से कर रहे हैं, हाँ, तो वहां पर इंसान की अपेक्षाएं तो होती हैं कहीं ना कहीं। जैसे अब इनकी भी अपेक्षाएं रही होंगी कि भाई नौकरी करता हुआ लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है ना? जी 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 जी। तो अब जो है रुक्मणी जी कुछ बता पाएंगी अपने बारे में? एक तो शर्म आती है सर, ज्यादा हिंदी में क्या है बातचीत करती नहीं है ना, तो चलिए तो थोड़ा सा उनको कहिए, 1-2 मिनट वो अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बताएं, ताकि छत्तीसगढ़ की जो मेरे ख्याल से बुंदेलखंडी भाषा, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंड, हाँ, तो वो छत्तीसगढ़ी का भी स्वाद जो है रेडियो मधुबन के श्रोता घर बैठे बैठे चख लें, हम चाहेंगे। उनको कहिए वो तो अपनी भाषा में ही बोले जो बोलना है। हाँ हाँ, नहीं ठीक बोल रहे हैं सर, है ना? तो हमें भी अच्छा लगेगा। एक जो है वो जो भारत की विविधता है, जी जी जी, उस विविधता से ही तो भारत की पहचान है। हाँ जी जी, सही बोल रहे हैं सर। बुलाइए उनको। हाँ है सर, पास में ही है, पूछिए प्रश्न। रुक्मणी जी, हाँ सर। तनिक बताइए अपने बारे में, अपनी छत्तीसगढ़ी में बताइए। आप क्या बताऊं सर? तो छत्तीसगढ़ी में बताइए आप अपने बारे में। आपने जब विवाह किया तो क्या चल रहा था आपके मन में, और भूपेंद्र जी को लेकर के ये सब बताइए। हाँ सर, मैंने तो पूछ लिया। शर्म आ रही है, हमें इतना सुनाई दिया। लगता है भूपेंद्र जी ने पूरी तरह से ट्रेनिंग दी नहीं शायद। क्यों भूपेंद्र जी? नहीं सर, हाँ, मैं तो पहले यहाँ मोर दीदी जी जा रहे थे, मैं यहाँ पहली ले आत रही हूँ पहला। हाँ, हम 1-2 साल पहले ले जाना थे। जी जी जी, बहुत बढ़िया। फिर मैं चल गया अपन वहाँ, तो भैया मनन सब अब दूसरा रिश्ता देख के, तो मोर दीदी जी मन गे रहे उन्हें ला, तो मोला पूछे नहीं मना। वाह, बहुत खूब। तो चलिए, हाँ बताइए बताइए। नहीं से ऐसे गई थी। अभी कोई दिक्कत तो ना है? हाँ सर, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो भूपेंद्र जी क्या कहा इन्होंने, जरा बताइए सुनने वालों को। और बाबूजी भले ही या करत रही से, अब पहली पसंद नहीं करत रही से, लेकिन मैं अपन मर्जी से करे है ना सर। आपकी मर्जी से? तो किसी ने मना नहीं किया, विरोध नहीं किया? हाँ, किसी ने नहीं किया। ओके ओके ओके। हाँ, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रुक्मणी जी। भूपेंद्र जी आप थोड़ा बताइए इन्होंने क्या कहा, हमारे सुनने वालों को समझाइए। जी सर, इन्होंने तो खैर एक ही बार में, क्योंकि पहले से हम दोनों की तो पसंद थी ही, है ना, तो इनकी तरफ से और इनके घर वालों ने भी किसी प्रकार से कोई वो नहीं किया सर। ये शादी के मामले में ना, इन्होंने जो कहा कि मैं इन्हीं से करूंगी करके ना भाई ने रोक लगाई, ना माँ ने रोक लगाई, ना पिताजी ने। हमारी शादी हाँ फिर तुरंत हो गई सर। और क्या, किसी प्रकार का किसी ने रोक नहीं, कोई विरोध नहीं किसी तरह का? कोई विरोध नहीं। चलिए, वो तो अब आपको नहीं लगता अब शादी के 15 साल बाद की थोड़ा आपको उन्हें मतलब इतना विश्वास दिलाना चाहिए कि वो अपनी बात कह सकें, आपको उनको प्रेरित करना चाहिए हिंदी में सर? हाँ, ये क्या है हिंदी कहीं में ना कहीं ये कमी, कहीं ना कहीं आपकी कमी भी तो है ये भूपेंद्र जी। हाँ, बात तो सही बोल रहे हैं सर। हाँ। भाई आज तो चलिए ये रेडियो कार्यक्रम है तो भी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। जी सर जी। लेकिन कहीं किसी और मंच पर भी आपको मौका मिले, आपको कहीं जाना हो, जी सर, तो कहीं ना कहीं आप को भी ये होना चाहिए कि आप इनको इतना मजबूत बना दें कि वो अपनी बात कम से कम कह सकें सबके सामने। सही बोल रहे हैं। उससे क्या होगा कि वहां आसपास के लोगों में और एक सकारात्मक संदेश जाएगा, नहीं जाएगा? सही बोल रहे हैं सर। तो अब ये पुरानी बातें हो गई कि भाई हम शर्म आती है और हमें नहीं बोलना आता है, ये सब तो बातें बहुत पुरानी हुई। सही बोल रहे हैं सर। हमें समाज से कंधे से कंधा मिला करके नहीं चलना है, बल्कि उनसे आगे निकलना है। जी जी, बराबरी का समय तो गया, बराबरी तो समाज ने बहुत पीछे, उसको तो वो अवसर समाज का चला गया। सही बोल। अभी तो समाज को हमें पीछे छोड़ना है। हालांकि जानते हैं कि ये 1-2 दिन का काम नहीं है, बहुत मुश्किल है जी, लेकिन उसके लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को हर मोर्चे पर जी सर आगे आना पड़ेगा। नहीं, ये बात तो है सर। चलिए, खैर वो और बताइए कैसा चल रहा है आपका जीवन? नहीं, बहुत बढ़िया सर। ये है सर जी, क्या है, मुझे विशेषकर पढ़ाई के उपरांत न सर
जी क्योंकि अपनी परिस्थिति इतनी अच्छी है नहीं, थी नहीं, जी मतलब जी 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 और पिताजी भी उनका भी स्वर्गवास हो चुका था 1994 में ही। अच्छा। और ओहो। माँ के साथ में थे और अपने पास कोई ज्यादा जमीन जायदाद और परिवार से, मतलब ये आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन कहा जाए, आर्थिक स्थिति हमारी इतनी अच्छी है नहीं। जी जी। तो वो काफी कुछ मुझे 12वीं के बाद में सर जॉब के लिए मुझे बहुत तलाश करनी पड़ी सर। वहाँ पे मुश्किल ज्यादा आई आपको? हाँ, वहाँ पर मुश्किल ज्यादा आई। हालांकि जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके 1 वर्ष बाद लग गई, लेकिन उस 3-4 वर्ष जो मैंने ग्रेजुएशन किया सर, उस बीच में मैंने बहुत संघर्ष किया सर। 12वीं के बाद मैंने स्टेनो देहरादून से किया, उसके बाद 2 साल तक मैंने दिल्ली में रह करके सर सामान भी बेचा सर, गाड़ियों में घूम घूम करके। अच्छा। मेरा ये जो 2 वर्ष का जो जीवन है ना सर, वो बहुत ज्यादा संघर्षमय था। दिल्ली से मथुरा, आगरा, उधर करनाल, पानीपत, इधर गाजियाबाद, इस तरफ सदर बाजार दिल्ली से मैं सामान खरीदता था और सामान खरीद करके ट्रेन में घूम घूम कर बेचता था सर। उसी से पैसे से मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। आपके परिवार को ये सब पता था कि आप अभी क्या कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताता था सर कैसे मैं काम करता हूँ। इतना जरूर पता था कि मतलब कुछ खिलौने वगैरह वो करता है, लेकिन किस तरह करता है, क्या करता है, ये उनको पता नहीं था। मेरी माँ थी और मेरा एक छोटा भाई, एक बहन, बस हम 2 भाई थे हमारी माँ के साथ उस समय, और बाकी भाई लोग अलग हो चुके थे सर। अभी आप अलग रहते हैं या किसी भाई के साथ रहते हैं? संयुक्त परिवार है? नहीं, अलग रहते हैं सर, पूरी तरह से अलग रहते हैं। जी सर। और कौन कौन है आपके साथ परिवार में? और परिवार में अब मेरी यहाँ पर जहाँ आप रहते हैं, आपकी वाइफ हो गई, आप हो गए, और 2 मेरे बच्चे हैं सर, 2 लड़के। अच्छा, वो कितने बड़े हो गए हैं? एक 14 वर्ष का सर 9th क्लास में इस साल एडमिशन कराया है मैंने, और एक 6th क्लास में है सर। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है उन दोनों के? बड़े का नाम देवांश कुमार ढीमर और छोटे का नाम ईशान कुमार ढीमर। अच्छा जी सर। तो बच्चों के लालन पालन में, परवरिश में हाँ, कोई कठिनाई महसूस हुई आपको? जी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। गृहस्थ के लिए गृहिणी का काम तो बहुत अच्छे से निभाती है। हमको आने जाने में भी कोई हाथ पकड़ के आना जाना चलना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है सर मेरी वाइफ से। हाँ, बच्चों को तो आपको पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन वगैरह रखना पड़ा होगा? हाँ, नहीं, वो प्राथमिक तो वो इतना तो कर लेती थी सर, ये अनाव, हाँ, 1ली 2री कक्षा के लायक वो बढ़िया पढ़ा लिखा लेती थी सर। हाँ, तो अब तो मैं स्वयं अब तो बच्चे भी समझदार हो गए होंगे। हाँ, तो अब मैं स्वयं टेकल कर लेता हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को या सरकारी स्कूल में? स्कूल तो खैर अभी 9th में जो बड़े वाले को डाला है मैंने सर, तो वो कॉन्वेंट स्कूल है, सरकारी। अच्छा। और इससे पहले वो प्राइवेट 8वीं तक प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की है उसने। अच्छा जी, और छोटा वाला भी प्राइवेट में ही है जी। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो श्रोताओं, आपने अभी भूपेंद्र जी को और थोड़ा बहुत रुक्मणी जी को सुना। उन्होंने भी अपनी कहानी अपने तरीके से बताई। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। कार्यक्रम का नाम है हमराही। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। मुकेश जी से और थोड़ी सी चलते चलते गायत्री जी से भी बात करते हैं, और अंत में एक बार फिर से हम भूपेंद्र जी से भी बात करेंगे। जी मुकेश भाई जी, क्या सोचा है भविष्य के लिए, क्या सपने हैं? अब भविष्य में तो सर मैंने ये सोचा है कि हमारा एक बढ़िया सा घर बन जाए। अच्छा। और नौकरी इसी तरह चलती रहे और हम दोनों के बीच जो प्यार है वो बना रहे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये तो खैर आप दोनों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग कितनी समझदारी से, कितने विवेक से, कितने तालमेल से आगे बढ़ते हैं। ये आप दोनों के ऊपर निर्भर करता है कि नहीं? वैसे तो मैं सोचा था कि आज मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा सर, क्योंकि कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा फिर कैसे हिम्मत आई? गायत्री जी ने मोटिवेट किया आपको? हाँ, वो बोली वापस लेने की आवश्यकता नहीं है करके। अच्छा जी। ओहो, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरव्यू से ही घबरा गए हो आप? नहीं।
अच्छा 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 अच्छा, चल लेकिन नहीं, आपने अच्छे से अपनी बातें रखी हैं, बहुत अच्छी बात है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्वास्थ्य तो खैर ऊपर नीचे होता रहता है। मौसम वो क्या है अभी जी जी अभी मौसम ही वैसे चल रहा है सर, थोड़ा सा पहले गर्मी फिर ठंडी फिर गर्मी, ऐसे टाइप का होते रहता है मौसम। हाँ, ये बात भी सही है। तो कहीं गायत्री जी आपके साथ कार्यक्रम देना था, इसलिए तो बीमार नहीं हो गए है? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। वो कल शाम से ही थोड़ा सा इनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो रात को फिर उल्टी उल्टी चालू हो गई, रात भर सोई नहीं है, ना मैं सोई ना वो। तो आपके और भी थे जानने वाले, आपके फ्रेंड्स वगैरह, आपके गांव के लोग, तो वो लोग क्या सोचते थे आप लोगों के विवाह के बारे में, अगर थोड़ा सा बता पाए आप? बस नहीं आया था सर। मेरे फ्रेंड को जो समझदार थे, मेरे मोहल्ले वाले अधिकतर जनों को जो समझदार थे, वो सही समझे कि नहीं ये एक दूसरे को जैसे कि ये देख नहीं सकते हैं। और मैं क्या है, हर चीज में सक्षम हूँ, जैसे कि ऑफिस का काम, इनको ही घर को संभालना, परिवार को संभालना, घर को चलाना कैसे है, ये जानकारी मेरे को थी। तो मेरे जैसे भैया हुए, मेरे घर मोहल्ले वाले हुए, इन लोग को लगता था कि हाँ ये शादी कर रही है, भले ही वो इंसान देख नहीं सकता है, लेकिन सीधा इंसान है, सही इंसान है, इसको ये चला सकती है। माने कि किसी की जीवन को संवारना बहुत बड़ी बात होती है। तो तू जा अपना, माने कि कुछ भी हो, उसके जीवन को संवारना है, सही दिशा देना है और उनको अच्छा से अच्छा रखना है। माने कि तू आप सेवा की भावना से जाना, बोले मेरे को। अच्छा अच्छा, ये बात तो सही है। लेकिन आपको मतलब ऐसा कोई कभी भी कहीं भी महसूस हुआ कि यार ब्लाइंड व्यक्ति के साथ जीवन में कोई कठिनाइयां हो जाती हैं, ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, एक एक बार मैं भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाती थी, अभी भी पड़ जाती हूँ कि अगर कुछ हुआ तो मैं अकेले संभाल पाऊंगी कि नहीं संभाल पाऊंगी, ऐसी परिस्थिति आई तो। जैसे कि अभी कोरोना हुआ था हम लोग को, मान लीजिए सीरियस हो जाता ज्यादा और हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ जाती हम लोग की, और मैं हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती थी। ये मेरे को बोले चलो हॉस्पिटल में एडमिट हो, मैं बोली कि किसी भी हाल में हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे, क्योंकि आपको माने आईसीयू में भर्ती कर दीजिए, मैं वहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं मेरे को कुछ पता नहीं चला। मैं अकेली बाहर में भाग दौड़ करती रही, और कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी तो मेरी आ जाती है। आपके घर वालों को सबको क्या जवाब दूंगी मैं? तो जहाँ तक कोई परिस्थिति को मैं संभालने की कोशिश करती हूँ। बोली थोड़ा सा डर लग जाता है सर कि कभी कुछ हुआ तो कैसे संभाल पाऊंगी कि नहीं संभाल पाऊंगी अकेले, ऐसे थोड़ा सा मन में डर जैसे रहता है। बाकी कोशिश रहती है कि संभाल लूं मैं। बहुत। लेकिन एक बात बताओ गायत्री जी, जब आप लोग बीमार हुए दोनों, तो परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आया आपकी मदद करने के लिए? नहीं सर। क्यों नहीं आया? आपने बताया नहीं या उन्होंने मना कर दिया? बातचीत नहीं चलता है सर। ये क्या वजह है, बातचीत नहीं चलने का क्या वजह है? सर मेरे घर में असल में मेरी एक ननंद है, इनकी छोटी बहन जो मैंने की डिवोर्स वाली है, घर में आके बैठी हुई है। तो जब मैं शादी होके गई थी तो मेरे को हमेशा बोलती रहती थी कि तू मैंने की अंधे आदमी से शादी क्यों की है, बोलती रहती है। अपने भाई को ऐसे बोलती रहती। मेरे को बहुत खराब लगता, आपने अपने भाई के बारे में ऐसे क्यों बोलते हैं? मुकेश जी को मालूम है ये बात? जी, वो सुन डाले थे, इसीलिए तो झगड़ा हुआ। हाँ। मुकेश जी जी, आपने मतलब अपनी सिस्टर को ये सब कहते हुए सुना खुद ने? हाँ मैंने सुना था सर, क्योंकि हमारे घर के पास एक सीढ़ी था और उस सीढ़ी से वो जो कुछ बोलती थी सुनाई देता था। तो मैं सुन लिया। और दूसरी चीज, ये घर वाले क्या करते थे कि मेरा एटीएम, मेरे नाम से एटीएम इशू हुआ था, तो उसको अपने पास रख लिए थे और उसी से मेरे भाई जो है ऑनलाइन सब कुछ शॉपिंग करता था, जैसे बिजली बिल पटाना या और कुछ करना, और नाम जो है अपना लगवाता था। और मुझे ये बात पता नहीं थी, लेकिन जब गायत्री जी आई तो उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि भाई आपके अकाउंट से कौन ऑनलाइन शॉपिंग चलाता है सर? मैं बताया भैया चलाते हैं सर के। तो फिर उसके बाद मैंने एक दिन हिसाब पूछ दिया उन लोग को, तो सब मारने के लिए उतर आए। पापा तो मेरा गला दबाकर मारने वाले थे सर। हो। बताइए, मुद्दे की बात पे तो आप अब आए हैं। मतलब ये कई साथियों के साथ ऐसा होता है कि दृष्टि बाधित होने की वजह से अगर वो नौकरी लग जाए तो फिर वो तो चलता फिरता एटीएम हो जाते हैं, मतलब परिवार के लिए। हाँ जी, ये सही बोले।
जी। जबकि सर्विस में सभी कोई है सर परिवार में, जैसे भैया हुए मेरे जेठ, मेरे ससुर जी हैं, सभी कोई जॉब में, जो मेरी ननंद बोल रही हूँ ना वो भी जॉब कर रही है। बताइए, उसके बावजूद ये हाल है। हाँ, उनका है कि अपना फिक्स डिपॉजिट उन लोग माने कि जमा योजना चला रहे हैं, जमा करते हैं अपना पैसा, और घर का जो चलता था खर्च वो इनके पैसे से चलता था। अरे बाप रे। और ये बात मेरे को भी पता नहीं थी सर। जी 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 तो जी। मेरे से अच्छा। ही एटीएम मांगते, मेरे को तो एटीएम के बारे में कुछ पता नहीं था, पिन नंबर जी। मेरे से मांग कर ले जाते, अपने जितना जरूरत रहता निकाल के ले आते, मेरे को फिर पकड़ा देते, मैं रख देती, मैं कभी कोई हिसाब नहीं पूछती जी। मेरे को पैसा लगेगा क्या, ला दूं क्या आप तुम्हारे लिए। मैं बोली मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, घर में हूँ, क्या खर्च करूंगी मैं, इसलिए मेरे को जरूरत नहीं पड़ती थी पैसे की, तो नहीं लाते थे मेरे लिए, और हम लोग लेते भी नहीं थे, जो लाते घर में उसी को हम लोग खा लेते थे। कहीं बाहर घूमना वैसे अपने गए तो ले गए तो ठीक, खाने को जो दे दिए वो चल जाता था। हमारे शौक के बारे में पूछते नहीं थे हम लोग। इनका जो हाँ, ये जो दिव्यांग है तो इन दिव्यांग है तो ऐसे नहीं कि इनका भी कोई ख्वाहिश नहीं है, कि कोई इच्छा नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, इनको भी होती है। लेकिन इस चीज की उन लोग कभी वो नहीं किए केयर कि इसकी भी कोई इच्छा होगी। बिल्कुल सही बात है। वही है कि दृष्टिबाधित के भी जो है वो इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए, और अगर वो अपनी मर्जी से परिवार की मदद कर रहे हैं तो वहां तक ठीक है। लेकिन एक कहते हैं ना कि किसी के अनजानेपन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जिस दिन झगड़ा हुआ ना सर, रात को 10-11 बज रहा था सर, और वो भी ठंडी के महीना थे, दिसंबर का कड़ाके की ठंडी थी सर, और हम लोग को धक्के मार के घर से निकाल दी। ओहो, अच्छा। हम मैंने कि हम लोग 15 दिन से 8 दिन से तो घर ही में नहीं खाए थे। उसके बाद जब घर से निकले 1 रुपया नहीं था हमारे हाथ में सर, और न ही एक सामान था, जो हम लोग कपड़ा जो पहनने का है ना उसी को पकड़ के घर से निकले थे सर। बाप रे बाप। चलिए, लेकिन समय रहते आप दोनों ने एक दूसरे को संभाल लिया, ये बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत जरूरी है। विवाह का मतलब ही यही होता है कि दो लोग एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के बारे में समझें और एक दूसरे का भला बुरा पहचानें, और यही आप सबने किया। तो निश्चित रूप से ये बहुत सारे साथियों को सीख लेनी चाहिए इन सब बातों से कि विवाह आखिर अगर जरूरी है तो क्यों है, और कहीं ना कहीं क्या आपके परिवार में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये हमें खुद तय करना होगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री जी और मुकेश जी और भूपेंद्र भाई और रुक्मणी जी, आप चारों आज इस कार्यक्रम में आए। मैं चाहूंगा कि चलते चलते आप लोग हमारे सुनने वालों को अपनी तरफ से कुछ संदेश अगर देना चाहें। मुकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, क्या संदेश देना चाहेंगे मुकेश जी? तो मैं सुनने वालों को, जो हमारे दृष्टिबाधित साथी हैं, उनको मैं ये संदेश दूंगा कि वो अपने घर वालों पर विश्वास करें, लेकिन साथ साथ यह भी देखें कि कोई उनका शोषण तो नहीं कर रहा। हर चीज की जानकारी वो रखें, मैं ये चाहूंगा। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। और गायत्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी सर, जो हम लोग के समाज में है, दृष्टिबाधित हो, चाहे पैर से विकलांग हो, चाहे कुछ शरीर के किसी भी अंग से विकलांग हो सर, जी नहीं तो मैं बोल रही थी उस समाज वाले लोग ना, थोड़ी नजरिया उन लोग का अलग रहता है देखने का। तो मैं समाज से ये कहना चाहूंगी कि उन लोग को उस नजरिए से, हीनता की नजरिए से मत देखें, हीनता की नजरिए से देखते हैं। विकलांगता तो शरीर में है, मस्तिष्क में कुछ भी, वो तो भगवान का दिया हुआ है, न कि हमारा बनाया हुआ है। जी जी जी। अपने तो संपूर्ण सक्षम है सर शरीर से, लेकिन सामने वाले को ऐसे असक्षम हीनता की नजर से देखते हैं कि मतलब कि व्यवहार उन लोग का सही नहीं रहता है, और दुर्भावना रहती है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग में ये कमियां हैं, इसलिए ये सामने वाला हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, इसलिए हम लोग चुप रहते हैं। क्योंकि हम लोग लड़े तो किस किस से लड़ेंगे? समाज। जी 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 जी। तो यहाँ पर हम लोग को हर जगह समझौता करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही नहीं, बस समझौता ही नहीं करना। क्यों? तो आदमी को, हर इंसान को यही समझना चाहिए कि ये भी इंसान है, ये भी भगवान का बनाया हुआ है, इसमें कुछ कमियां हैं तो हमें भी कुछ कमियां हैं। हम शारीरिक रूप से है तो उनमें कुछ मानसिक रूप से भी होगा, जो हम समझ सकते हैं वो नहीं समझ सकते। ठीक बात है, बहुत सही। हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां रहती है जी। और आप दोनों ने भूपेंद्र जी की और रुक्मणी जी की कहानी सुनी, तो उनकी कहानी से क्या सीखा आप लोगों ने, या क्या आपको महसूस हुआ उन लोगों की? उनकी कहानी में जो उन्होंने संघर्ष बताया, दिल्ली से लेकर वो करते थे,
वहाँ पर जो संघर्ष था उनका, वहाँ पर थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा होगा। यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा उनका सोचने लायक लगा कि किस किन परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ा होगा, क्योंकि हम लोग तो जब घर से अलग हुए थे मात्र 1 महीना का कठिनाई था सर, लेकिन 1 महीने की कठिनाई में हम लोग ऐसे लगे कि पूरा जीवन का दृश्य देख लिए हैं। वाकई में बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद गायत्री जी और मुकेश जी। भूपेंद्र जी सर, आपने भी सुनी मुकेश जी की और गायत्री जी की कहानी, क्या लगता है इनको सुन करके आपको? बिल्कुल सर, इनके साथ जो पारिवारिक इनको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है सर, इस तरह बहुत सारे दृष्टिबाधित भाइयों के साथ में हमने इस तरह की घटनाएं देखी है सर। जब व्यक्ति रोजगार में आ जाता है ना सर, तो उसको चूस खाना चाहते हैं सर। यहाँ तक तो कई परिवारों में हमने ये तक देखा है सर कि इनकी शादी ना हो और इनके वेतन को हम जीवन भर खाते रहें, ये ऐसे ही रहे। केवल हमने इतने दिन तक सेवा की है, पढ़ाई लिखाई इनकी करवाई है, तो अब ये हमारी सेवा करे जीवन भर, वो अविवाहित रहे, ये उनकी थिंकिंग होती है सर। जी। तो क्या संदेश देंगे भूपेंद्र जी आज इस कार्यक्रम में चलते चलते? मैं तो इस कार्यक्रम आपकी तरफ से भी और रुक्मणी जी की तरफ से, दोनों की तरफ से आप संदेश? जी, दोनों की तरफ से सर। मेरी श्रीमती भी यही बात कहती है सर कि लाख सामान्य व्यक्तियों से कहीं दिव्यांग जन अच्छे हैं, उनसे तो अच्छे हैं जो दारू मदिरा पी करके, है ना, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने परिवार को परेशान करते हैं। कम से कम हमारे तो हर समाज के भाइयों को जो सुन रहे हैं उनको ये सीख लेनी चाहिए कि शराब पीने वाले और लोगों से शादी करने के बजाय किसी दृष्टिबाधित रोजगार युक्त यदि बढ़िया वो अपना जीवन व्यतीत कर सकता है तो उनसे विवाह करना अपनी बेटी का ज्यादा सर्वोत्तम है, ये समझना चाहिए। और मैं यही संदेश देना चाहता हूं सर, है ना, उन दिव्यांगजनों से, उन शराबियों से तो बेहतर हैं, कम से कम ये किसी से हाथ फैलाने आ तो नहीं सकते, ये अपनी मेहनत के बल पर उनका जीवन यापन करा सकते हैं। तो ये क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति देखने बस में है सर, देखने के लिए वो हैं, और वास्तव में जो कार्य रूप में जो मनुष्य जीवन में होना चाहिए वो मानव जीवन का एक प्रकार से उनमें मनुष्यता, मानवता और समाज में जो उनके अंदर जो इंसान के अंदर होना चाहिए वो नहीं रहता जी। तो ये ऐसे शराबियों से, ऐसे नशेड़ियों से के साथ अपनी बेटी का विवाह करने के बजाय किसी रोजगार युक्त दिव्यांग से शादी करना ज्यादा बेहतर है। बहुत धन्यवाद, जबरदस्त मैसेज आप चारों ने आज यहाँ पर इस मंच पर दिया है और आप लोगों ने समय दिया। सबसे बड़ी बात, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने आप लोग, इसके लिए रेडियो मधुबन आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। तो श्रोताओं, ये आज का हमराही कार्यक्रम कैसा लगा आप सबको? अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा, इंतजार रहेगा हमें 9414151415 पर। साथ ही साथ आप ईमेल भी कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर। हमारा जो ऐप है उसको आप इंस्टॉल कर लें एंड्रॉइड प्ले स्टोर से, जो है कि रेडियो मधुबन के नाम से ही है, ताकि रेडियो मधुबन हमेशा आप सबकी खिदमत में ऐसे ही नए नए अच्छे अच्छे कार्यक्रम लाता रहेगा। तो श्रोताओं, आज तो अपने दोस्त संदीप त्रिवेदी को यहीं पर इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले रविवार 50वें एपिसोड में फिर किसी विशेष मेहमान के साथ। नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद।